हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे और इससे पहले हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद में जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम जुलाई 2021 की अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने सभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अब तक हमने उनका एनालिसिस किया है। उन सभी वीडियोज़ को, जो हम 5 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, उनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। इस मैगजीन को आप फिजिकल फॉर्म में खरीदिए, वरना आप जो है इसका PDF जो है आपको, अगर आपको नहीं मिलती है मैगजीन, तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS वहाँ जा करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स जो है ये इनफ है क्या इस मैगजीन को पढ़ना। तो देखिए, इनफ तो कुछ भी नहीं होता है। मैगजीन्स का भी कोई अंबार, इतनी सारी अंबार है कि पता ही नहीं कौन कौन सी पढ़ें। लेकिन ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर, उसके अलावा क्रोनोलॉजी मैगजीन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मिलता है या फिर इधर उधर किसी मैगजीन में आपको मिलता है, जैसे लाइक मूमल, अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं फॉर स्टेट न्यूज़, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आप इसी मैगजीन में उसको ऐड ऑन कर लीजिए। और ये मैगजीन इतनी कंसाइज फॉर्म में है कि इसका रिवीजन आसानी से हो सकता है और इसमें जो मेन मुद्दे होते हैं वो छूटते नहीं हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसका कॉस्ट बेनिफिट अगर मैं बताऊं आपको, तो 100 आउट ऑफ 80% जो है इसका, 80% जो है इसका जो है कॉस्ट बेनिफिट है, यानी कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लिए बेनिफिशियल है, कोई इसमें लॉस वाली बात नहीं है। इसी के इतर अगर आप मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, CSR पढ़ते हैं और सारी जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ते हैं, उनका कॉस्ट बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है। इतना सारा पढ़ेंगे, इतनी महंगी मैगजीन लेके आएंगे, इतने सारे पेजेस पढ़ेंगे और फिर काम की चीज़ों को खींचना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी, और मेरे अलावा जो भी लोग सेलेक्टेड लोग हैं आप उनसे भी पूछिएगा, जो जैसे SI में कोई सेलेक्टेड है या फिर RS में कोई सेलेक्टेड है, तो वो बताते हैं कि आप इस मैगजीन को जो है रेफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इस पर एकदम भरोसा करके इस मैगजीन को आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में पढ़िए। ठीक है, तो अब हम जो है आगे चलते हैं। आर्थिक परिदृश्य आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली जो आर्थिक परिदृश्य में हमारा आर्टिकल है वो है संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन योजना का शुभारंभ। तो देखिए, वन धन योजना तो पहले से ही चली आ रही थी, अब इसके आगे एक और नाम जोड़ा गया है, संकल्प से सिद्धि वन धन योजना। अब ये जो है 15 जून 2021 से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये जो योजना है मुख्यतः किन लोगों के लिए है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो है, ये वन धन योजना जो है ये आपके जो ट्राइबल यानी कि जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इस योजना को संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत जो है ये योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इस मंत्रालय के नीचे यानी अंतर्गत जो आता है एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है ट्राइफेड। ये जो है धरातल पे इसको जो है कार्य रूप देता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाली संस्था उसका नाम है ट्राइफेड। ठीक है, तो ट्राइफेड के बारे में 2-3 चीज़ें हम जान लेते हैं, हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए। देखिए, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके नाम से आप इसका फुल फॉर्म मत लगाइएगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म वैसे यही है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके नाम से ही सिद्ध है कि इसका कार्य क्या है, मार्केटिंग का डेवलपमेंट करना। ठीक है, सहकारी जो मार्केटिंग है उसका जो है डेवलपमेंट करना। तो अब ये जो ट्राइफेड है ये जो है धरातल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो है जितनी भी वन धन विकास योजना है उसको क्रियान्वित करती है। वन धन विकास योजना में बेसिकली होता क्या है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हनी आता है, शहद, ऑयल, कोई पेड़ की छाल, इन सब का किस तरीके से साइंटिफिकली जो ट्राइबल पीपल है उनका कलेक्शन कर पाते हैं और उनका जो है मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है, उनकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से करनी है, ये सारा काम ट्राइफेड का होता है। और वन धन विकास योजना में यही है कि किस प्रकार से जो जनजातीय लोग हैं उनकी जो आजीविका का साधन है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको जो है उससे उनको और ज़्यादा लाभ जो है वो दिलाया जा सके। इसके लिए ये जो है देखिए कई सारे वन धन विकास केंद्र, अभी देखिए यहाँ लिखा है कि इस मिशन के माध्यम से 50,000 वन धन विकास केंद्र, 3,000 हाट बाजार, 600 गोदाम, 200 मिनी ड्राई फ्रूट, अभी ये कितने आंकड़े हैं ये याद नहीं रखने, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि वन धन विकास केंद्र क्या है। तो देखिए, इस वन धन योजना को स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर लागू करने के लिए केंद्र बनाए जाते हैं, उन्हीं को वन धन विकास केंद्र जो है वो कहा जाता है। ठीक है,
उसके अलावा जो है गोदाम बनाएंगे, सामान को रखेंगे कहाँ। उसके अलावा कई सारी यूनिट्स बनाई जाती है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ट्राई फूड पार्क बनाए जाते हैं, स्फूर्ति क्लस्टर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बनाई जाती है। तो यही इसका जो है। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन योजना जो है किसके लिए बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कोई भी बता देगा। ये हमारे कहाँ काम आता है कि RS 2018 के अंदर एक सवाल था आप लोगों के लिए कि भाई जनजातीय जो विकास है, ये तो क्वेश्चन तो ये था कि जनजातीय विकास के लिए जो है संविधान में क्या क्या प्रावधान है। अगर इसके बजाय अगली बार ये सवाल पूछ लिया जाए कि जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तब आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं, वहाँ ये आपके काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी न्यूज़ है वो पूरी हमको नहीं पढ़नी, हमें बस एक ग्लांस लेना है इस न्यूज़ का। कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में कृषि और उससे जो संबद्ध उत्पाद है, यानी कि कृषि से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनके निर्यात यानी एक्सपोर्ट के अंदर जो है 17% की जो है वो वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, अगर आप निबंध वगैरह लिखें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि के ऊपर जो है लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं इसको। उसके अलावा देखिए कृषि उत्पादों के लिए भारत का जो विदेशी बाजार है उसमें सबसे ज़्यादा हम निर्यात कहाँ करते हैं, तो देखिए अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल यानी हमारे पड़ोसी देश, मलेशिया वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि भी दर्ज की गई है और ये जो है हमारे निर्यात के प्रमुख बाजार हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है NTPC ने संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है NTPC ने संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये वाटर मैंडेट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स CEO वाटर मैनेजमेंट है। इसके तहत जो है जो भी कंपनी इसको साइन करती है वो ग्लोबली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट वाला जो गोल है उसको पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जो है वो दर्शाती है कि हम भी जो है हमारे यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा अभी जो है NTPC ने किया है। NTPC के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। NTPC भारत की जो है सबसे बड़ी जो है महारत्न जो कंपनी है वो है पावर सेक्टर के अंदर। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी बताया वही का वही यहाँ पर लिखा है। 3 गतिविधियों पर ध्यान देंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। तो आपसे पूछा जा सकता है कि CEO वाटर मैंडेट में जो है अभी हस्ताक्षर करने वाली जो है पहली जो है कंपनी जो है भारत की वो कौन बनी है। तो आप नाम लिख सकते हैं, ये नाम याद रख सकते हैं उसमें NTPC। तो अब थोड़ा सा जो है महारत्न, मिनी रत्न और जो नवरत्न कंपनी है उनके बारे में देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जो हमारे जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उन सभी को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। ठीक है, तो महारत्न के अंदर जो है हमारे देश की 7 जो कंपनीज हैं वो इसके अंदर आती हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें 7 जो है वो महारत्न में आते हैं, 16 नवरत्न हैं और बाकी 71 जो है मिनी रत्न है। तो ये जो 7 महारत्न हैं इनके नाम तो हमको एटलीस्ट पता होने चाहिए। महारत्न स्कीम जो है इसको जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है इसको 19 मई 2010 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्यों किया गया है, किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो ग्लोबली है उसकी पहचान बन सके, वैश्विक रूप से जो है वो कार्य कर सके, वो उसका और ज़्यादा एक्सपेंशन जो है विस्तार जो है वो हो सके। तो हमारे यहाँ पर जो 7 महारत्न CPSEs हैं वो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको भेल बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, उसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा जो है थोड़ा हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि भाई जो नवरत्न स्टेटस है वो किस प्रकार से दिया जाता है, किस कंपनी को जो है नवरत्न का स्टेटस दिया जाएगा। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है, वो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो उसको जो है नवरत्न स्टेटस प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके अंदर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ अंडर सेबी रेगुलेशन के अंदर जो है वो लिस्टेड हो। ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होनी चाहिए। उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 25,000 करोड़ या उससे ज़्यादा। उसकी जो एनुअल नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ये इसका होना चाहिए।
और उसके बाद शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यानी कि उसका जो है वैश्विक जो है स्तर पर उसका कार्य होना चाहिए, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। इसी प्रकार से नवरत्न स्टेटस के लिए भी है, तो ये मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हमें महारत्न का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो महारत्न, मिनी रत्न और ये जो नवरत्न हमने पढ़ा है, ये अदर एग्जाम्स में पूछ लिया करते हैं। आरएस में या इन एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी आरएस वगैरह में, लेकिन जो है अदर जो आप एग्जाम्स देते हैं बैंकिंग एसएससी वगैरह के, तो वहाँ वो पूछ लेते हैं। जैसे क्राइटेरिया जो होता है ना, वो कई चीज़ों के पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक हम देखते हैं मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना में पूछ लेते हैं कि भाई जो शिशु, तरुण और वो जो है उसकी लिमिट कितनी है, ठीक है, वहाँ लिमिटेशन पूछ लेते हैं। एमएसएमई की जब हम पढ़ते हैं तो एमएसएमई में पूछ लेते हैं कि भाई माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो उसमें भी क्राइटेरिया है कि भाई इतने लाख से इतने लाख का टर्नओवर होगा तो आप जो है माइक्रो में आओगे या मिनी में आओगे या मीडियम में आओगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ है। उसके अलावा आपसे सीएसआर का पूछ लेते हैं, कौन सी कंपनियां जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 2% जो उनको देना होता है, उसको कौन सी ऐसी कंपनी होगी जिसको देना होगा, तो उसका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका टर्नओवर इतना होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। तो ये जो एथेनॉल है इसके बारे में हमने पढ़ाई है, जब हम ये भारत 6 मानक वगैरह जब हम पढ़ते हैं, जो कि पॉल्यूशन कम करने के लिए जो है ईंधन के अंदर जो बायोफ्यूल्स है उनका सम्मिश्रण किया जाएगा ताकि जो है पॉल्यूशन कम से कम हो। तो उसी के लिए जो है भारत ने अभी अपना एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें उसने बताया कि इथेनॉल जो मिक्सिंग है वो हम कितनी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अवसर पर उन्होंने देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को आता है, इसमें भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है जारी किया है। और इस अवसर पर उन्होंने पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए महत्वाकांक्षी E100 पायलट परियोजना का भी जो है वो शुभारंभ किया है। तो ये पूछा जा सकता है E100 पायलट परियोजना किससे संबंधित है, तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो है इथेनॉल के वितरण से संबंधित है। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्त करने का समय कम करके वर्ष 2025 करने का संकल्प लिया है। इससे पहले 2030 का जो है वो तय था, यानी कि 5 वर्ष पूर्व कर दिया है इसको। देश में वर्ष 2014 तक पेट्रोल में औसत रूप में केवल 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था और अब इसको बढ़ा करके 8.5% जो है वो हो गया है, ठीक है। इथेनॉल बेसिकली क्या है, एक बायोफ्यूल है। कोई पूछ ले तो इथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है जिसमें शुगर या यीस्ट जो होता है उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे हम बियर वगैरह बनाते हैं तो बियर कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से। वैसे जो शुगर और यीस्ट होता है उनके फर्मेंटेशन से जो है वो इथेनॉल को जो है वो बनाया जाता है, यानी फूड प्रोडक्ट्स जो है उनके फर्मेंटेशन से बेसिकली जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें भी कई सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन जैसे एल्गी लास्ट लेवल है, लास्ट जो हमारा होता है उससे एल्गी से भी फ्यूल बनाया जाएगा, लेकिन अभी जो है ये फूड प्रोडक्ट्स का जो वेस्ट होता है उससे ही इथेनॉल को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो योजना है हमारी वो है फेम सेकंड योजना, फेम 2 जिसको कहते हैं। इसका नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेम 2 योजना जो है उसका संबंध किससे है, ठीक है, किससे इसका संबंध है। तो आप कोई भी ऑप्शन आ सकता है, इसका संबंध फास्टैग से है, टोल वसूली जो जल्दी से हो जाती है उससे है, किससे संबंध है। तो यहाँ देखिए इसका संबंध जो है ये इलेक्ट्रिक जो 2 पहिया वाहन होते हैं, यानी कि जो ई वाहन जो हम चलाते हैं, ई स्कूटर जो हम चलाते हैं, उसके ऊपर सरकार जो है 50% की 50% जो है सब्सिडी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और उसका जो लोगों में मार्केटिंग है उसमें इंक्रीज़ होगा। इसको आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में फेम इंडिया फेज़ 2 को लॉन्च किया था। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के आंकड़ों के अनुसार 2020 तक विक्रय हुए, यानी कि जितनी सेलिंग हुई है उसके अंदर जो है इंडिया फेज़ 2 स्कीम के तहत सिर्फ 3% इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो है उन्हीं की बिक्री हुई थी। और क्योंकि लोग जो है जैसे नियमों में कड़ाई है और जो है इनको खरीदने के प्रति आकर्षण नहीं है, इसीलिए जो है इन व्हीकल्स को खरीदना कम पसंद करते हैं। इसीलिए जो है इस योजना को और बढ़ा करके अब 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका नाम याद रखिएगा आप, इसका नाम है फेम 2, ठीक है। फेम 2 ये जो योजना है ये किससे संबंधित है, जो ई व्हीकल्स है उसको 50% सब्सिडी देने से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो कृषि से संबंधित है और इसको भी आप जो है स्कीम के तहत ना लें, क्योंकि स्कीम के रूप में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। सिर्फ आपको लिखने में जहाँ राइटिंग आपकी होगी वहाँ ये आपको जो है थोड़ा हेल्प कर पाएगा। तो इस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका रीजन है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है यानी कृषि उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किसान कार्यक्रम जो है उसको जारी किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी किसान कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं बायोटेक किसान, ठीक है, इसको जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने इस कार्यक्रम को जारी किया है। और इसका काम क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना हमारा, वहाँ पर जो है खाद्यान्न का उत्पादन सिर्फ 1.5% ही होता है और उसके अलावा ये जो है निर्यात पर जो है निर्भर रहता है, यानी कि उसके खाद्यान्न की आपूर्ति जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर वो नहीं है। तो वहाँ पर इसको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे जो है किसानों को और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, कैसे वहाँ के छोटे सीमांत किसान, विशेष रूप से जो महिला किसान हैं, उनको नवीन कृषि प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए, ये सभी कार्य जो है ये इसी बायोटेक किसान यानी कि बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, बायोटेक किसान के द्वारा जो है इसको किया जाएगा। तो यही इसका उद्देश्य है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी छोटी सी है कि जो केंद्र सरकार है उसने जो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, जिनको हम MSME सेक्टर कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये RS मेंस का सिलेबस है। RS मेंस में आपको पढ़ना है MSMEs के बारे में, ठीक है। MSME से संबंधित आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो MSME की जो पंजीकरण है यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको और जो है आसान कर दिया है, यानी कि अब जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, इसके अलावा जो है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर है, तो ये थोड़ी बेसिक सी न्यूज़ है कि जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि द्वैमासिक मौद्रिक नीति है किसकी, RBI की, उसमें उन्होंने जितनी भी नीतिगत दरें हैं उनको जो है बरकरार रखा है। जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो पॉलिसी रेट्स होती हैं उनको जो है सामान्य रखा है, यानी जो पहले थी उसको यथावत रखा है। जैसे कि रेपो रेट उन्होंने 4% ही रखी है, रिवर्स रेपो 3.35, बैंक रेट 4.25। जो बैंकिंग की तैयारी करते हो वो थोड़ा सा ध्यान में रखें कितनी है। और जो ये नीतिगत दरें हैं उनको डिसाइड पहले तो RBI के गवर्नर अकेले ही किया करते थे, उन्हीं का ही जो है इसके अंदर रोल रहता था। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके हेड RBI के गवर्नर होते हैं, जो कि अभी शक्तिकांत दास हैं। तो देखिए इसमें जो है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान कई सारी जो है समस्याएं ही, उसके चलते इन्होंने जो है अपनी पॉलिसी रेट्स को जो है वो चेंज नहीं किया है। अब RBI के द्वारा और क्या घोषणाएं की गई है, तो RBI ने कहा है कि लिक्विडिटी जो है वो हम इंक्रीज़ करेंगे। कई सारे क्षेत्रों के अंदर उन्होंने कहा है लिक्विडिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। लिक्विडिटी का अर्थ ये है कि मनी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी विंडो जो है उन्होंने कहा है कि खोला जा रहा है। और इसके अलावा MSME को और सपोर्ट देने के लिए सिडबी को जो है 16,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। MSME को क्यों फैसिलिटी देनी है, क्योंकि MSME सेक्टर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये जो लघु उद्योग वाले जो लोग हैं उनकी जो है, ये तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, ये सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करती हैं। और अभी जो कोरोना के संकट के दौरान जो है इसी सेक्टर को जो सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लिक्विडिटी देने के लिए 16,000 करोड़ की फैसिलिटी देने का जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। भारत जो है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता जो है अभी देश बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये UPSC में भी आ सकता है। क्वेश्चन का फॉर्म ये हो सकता है कि जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है UNCTAD के द्वारा जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन जो है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये पूरे विश्व में जो निवेश होता है उसको जो है कैलकुलेट करती है। और इसके तहत जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि भारत के अंदर 2019 की तुलना में जो है अभी जो है FDI जो है उसमें वृद्धि हुई है। तो अब इसमें जो टॉप 5 FDI प्राप्तकर्ता देश हैं वो हैं, जैसे कि पहला है अमेरिका, फिर है चीन, फिर है हांगकांग, फिर सिंगापुर, उसके बाद में है भारत। तो इसका जो है वो 64 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो हमारे यहाँ पर लिखा है 64 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर जो है हमारे यहाँ पर FDI जो है उसकी वो आया है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा जो चीज़ें हैं इसको छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम चलते हैं।
नेक्स्ट जो योजना है वो हमने अभी जो फेम 2 योजना पढ़ी है उसी के तहत उसी का एक्सटेंशन मान लीजिए कि गुजरात सरकार जो है उसने भी अपनी एक इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो पॉलिसी जारी की है 2021 में। और उसके तहत उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि गुजरात के सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के उद्देश्य से जो गुजरात के मुख्यमंत्री है उन्होंने ई वाहन पॉलिसी जो है, जिसको गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 जो है वो कहा गया है, उसको जारी किया है। इसके तहत गुजरात सरकार जो है ना 2 पहिए जो वाहन होंगे यानी स्कूटर वगैरह होंगे उनको 20,000 तक और त्रिपहिया वाहनों को 50,000 रुपये और चौपहिया के लिए जो है 1.5 लाख तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए जो है वो जमा कराएगी। ठीक है, इससे देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक वाहन से होगा क्या कि कम से कम 6 लाख टन जो है CO2 उत्सर्जन कम होगा और इसमें पेट्रोलिंग पंपों के जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी स्थापित किए जाएंगे। गुजरात RTO में पंजीकृत ई वाहनों को पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। 4 साल के भीतर 5 करोड़ की ईंधन की बचत होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि सरकार की जो नीति होती है ना, सरकार की जो पॉलिसी, अगर सरकार चाहे, ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है जिससे कि लोगों में प्रोत्साहन बढ़ता है किसी चीज़ को लेकर के। एक तो आप एकदम कह देते हैं कि हम इतनी सब्सिडी देंगे, लेकिन सब्सिडी पाने के लिए वो कितना परेशान होगा व्यक्ति, तो वो आप क्लैरिटी नहीं करते हैं। तो उससे क्या है कि लोगों में उस चीज़ के प्रति, किसी चीज़ को खरीदने के प्रति जो है उत्साह जागृत नहीं होता है। लेकिन यहाँ अगर आप टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ेंगे तो कितनी क्लियर है और कितनी जो है लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कितने सारे जो है दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं जिससे कि लोग जो है ई वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो ये जो है और राज्यों के अंदर भी होने चाहिए, जैसे कि ई स्कूटर है, उन सबको खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नॉर्मल साइकिल अगर व्यक्ति 5,000 से 10,000 में खरीदता है तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक साइकिल 35,000 में आती है। तो अगर इसको कम किया जाए तो लोग इस साइकिल को भी खरीदना प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, फिर से जो आपने MSME योजनाओं पर पढ़ी थी उसी का एक एक्सटेंशन है कि भारत का जो MSME सेक्टर है उसमें वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की जो है वो मंजूरी दी है। ठीक है, ताकि हमारे MSME सेक्टर को जो है वो गति दी जा सके। तो ये जो है MSME के परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जिसको रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम के तहत जो MSME क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने की दिशा में वर्ल्ड बैंक ने दूसरी बार जो ये हाथ बढ़ाया। इससे पहले उसने जुलाई 2020 में भी 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद की घोषणा की थी। फिर भी देखो हमारा MSME सेक्टर कितना पिछड़ा हुआ है, फिर भी इसकी जो है अभी भी कमज़ोर है। इतना मतलब डोनेशन आ रहा है, इतनी तरीके से हेल्प की जा रही है, बट फिर भी जो है रिवाइव होने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है। तो क्या ऐसी जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो MSME सेक्टर है वो रिवाइव कम कर पाता है, वो भी देखने वाली मतलब सोचने वाला विषय है। फिर देखिए उल्लेखनीय है कि MSME क्षेत्र भारत के GDP में 30% और देश का जो निर्यात है यानी एक्सपोर्ट है उसमें 40% का जो है योगदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हमें याद रखने होते हैं ताकि जो है हम निबंध या फिर आंसर राइटिंग में उनको उपयोग में ला सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के आवंटन को जो है वो मंजूरी मिली है। इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल जो है अपने मार्ग पर LTE यानी कि जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है उसके आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार जो है उसको प्रदान करने की परिकल्पना जो है वो की गई है। तो ये LTE जो है इसके ऊपर UPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके उपयोग से देखिए क्या होगा कि आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। लोको पायलट और गार्ड जो होते हैं उनके बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित जो आपका ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम है उसको भी मंजूरी दी है, जो ट्रेनों की जो टक्कर होती है उसको बचाने में जो है वो मदद करेगा और यात्रियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाएगी। इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ है कि जितने भी गोल्ड आइटम्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, उनके ऊपर जो है अनिवार्य हॉल मार्किंग कर दी गई है। तो देश में सोने के आभूषणों की जो है मैंडेटरी हॉल मार्किंग जो है वो उसकी व्यवस्था 16 जून से कर दी गई है। प्रारंभ में जो है हॉल मार्किंग देश के 256 जिलों से शुरू की गई जहां जांच करने वाले मार्केटिंग सेंटर है, और इसके बाद जो है ये जो है 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के जो सोना होता है उसमें हॉल मार्किंग जो है अनुमति है। 40 लाख तक का जो जिसका टर्नओवर है जिस ज्वेलर का, उसको जो है इस मैंडेटरी हॉल मार्किंग में जो है वो छूट दी जाएगी, बाकियों को जो है इसको अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी घर वालों को बताने के लिए गोल्ड के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसी बेस पर जो है एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया के अंदर यानी कि अभी जो है नए नियमों के अनुसार हम कितने तक का जो है कैश पेमेंट कर सकते हैं। कैश पेमेंट जो है वो कितने लाख या हज़ार तक का जो है वो अलाउ है। ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में।
अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर जो है किसके द्वारा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की जो है वो घोषणा की गई है। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन था कि गिफ्ट सिटी जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको पता होना चाहिए था, इसका आंसर था गुजरात। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया था, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा सीधा लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा घोषित यह क्लस्टर भारत में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा क्लस्टर होगा, जिसकी अवधारणा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव और आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए GEM पोर्टल पर बैम्बू मार्केट पेज जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो एक पोर्टल है जिसका नाम है GEM, जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके ऊपर जो है अभी जो हमारे कृषि मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि राज्य मंत्री जो है, उन्होंने जो है इस योजना का शुभारंभ किया है, जिससे जो है जो बैम्बू है और बैम्बू से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बांस से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, उनके लिए जो है एक सिंगल विंडो बनाई गई है जिसका नाम है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। तो पूछा जा सकता है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन का संबंध किससे है, तो बैम्बू के जो उत्पाद हैं उनको मार्केटिंग करने से संबंधित है। तो बांस से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, डिस्पोजेबल्स हैं और कार्यालय में उपयोग होने वाले उत्पाद हैं, उनका प्रदर्शन इसके अंदर किया जाएगा, जिससे जो कस्टमर्स हैं और जो बनाने वाले हैं उनके बीच में ये पोर्टल जो है वो लिंक का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल, गवर्नमेंट ने जो है लघु और मध्यम जो कंपनियां होती है, स्मॉल और मीडियम कंपनीज जो होती है, उसकी डेफिनेशन के अंदर चेंज किया है। जैसे कि MSMEs के अंदर चेंज किया था, वैसे अभी SMCs जो होती हैं उसकी परिभाषा के अंदर भी चेंज किया गया है। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों की परिभाषा का विस्तार जून 2021 में किया है। कब किया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विस्तार किया, नई परिभाषा क्या है वो पता होनी चाहिए। इसके अनुसार जो लघु और मध्यम कंपनियाँ हैं, एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है, नॉन शेड्यूल्ड कंपनी है, जिसकी बिक्री 250 करोड़ तक है और उधार जो है वो 50 करोड़ तक है। पहले ये सीमा जो है 50 करोड़ और 10 करोड़ जो थी वो हुआ करती थी। तो नए जो नियम है उसके तहत इनकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है। इससे क्या होगा कि जो छोटी फर्म्स है, इनके जो रेगुलेटिंग फाइलिंग है उसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता जो है वो कम हो पाएगी। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। एक जो छोटी न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ITET द्वार नामक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्राइब्यूनल है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ITET। ठीक है, इसका जो है फाइलिंग पोर्टल का जो है इसको लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है ITET द्वार। ठीक है, द्वार, इसका थोड़ा नाम ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का, जिसमें हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है इसके अंदर। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे और जल्दी से इस मैगजीन को 2-3 वीडियोस के अंदर जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। और आज जो है इसकी मैगजीन का PDF अपलोड हो जाएगा, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का PDF और इस तरीके की जितनी भी मैगजीन्स हैं उनका PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल।